नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ईलान एड्यूटेक। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स। नमस्कार। आज हमारे पास राजस्थान सरकार की घोषणाओं का मतलब एक पूरा पिटारा है जी। इसमें कुछ आंकड़े तो इतने बड़े हैं कि पहली नज़र में थोड़ा यकीन करना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। और कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो सीधे तौर पर हजारों जिंदगियों को छूने का दावा करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या राजस्थान एक वेलफेयर स्टेट बनने पर ज्यादा जोर दे रहा है या फिर एक आर्थिक पावर हाउस बनने पर? हाँ, आज हम इन्हीं घोषणाओं के डीएनए को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि सरकार का असली झुकाव मतलब किस तरफ है। बिल्कुल। और ये पड़ताल बहुत दिलचस्प होने वाली है क्योंकि अक्सर ये दोनों रास्ते एक दूसरे से अलग दिखते हैं। सही बात है। एक तरफ है लोगों पर सीधा खर्च करना और दूसरी तरफ है अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करना। हमारे पास जो स्रोत हैं, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और नई परियोजनाओं की घोषणाएं, वो हमें इन दोनों रास्तों की एक झलक देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पहली की टुकड़े जुड़ के क्या तस्वीर बनाते हैं। जरूर। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही ठोस जमीनी चीज से करते हैं। रेल की पटरियों से। हाँ, रेल की पटरियों से। भारतीय रेलवे ने राजस्थान में एक बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है। अच्छा। रिंगस से सीकर के बीच की जो रेल लाइन है उसे डबल करने का प्रोजेक्ट। ओके। इस पर लगभग 470 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये कोई 50 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। अब सुनने में ये एक आम सा रेलवे अपलाइड लगता है ना? हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी गहरी है। वो कैसे? इस लाइन को डबल करने का सीधा और सबसे बड़ा कारण है धार्मिक पर्यटन। अच्छा। ये रास्ता सीधे खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी जैसे बड़े तीर्थ स्थलों को जोड़ता है। सरकार का मानना है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और मौजूदा सिंगल लाइन उस दबाव को झेल नहीं पाएगी। तो मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे सीधे आस्था और उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक आंकड़ा है जो वाकई चौंकाने वाला है। सूत्रों के मुताबिक अभी इस रेल लाइन का इस्तेमाल अपनी क्षमता का 77% है, जो पहले से ही काफी ज्यादा है। हाँ, 77% तो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अनुमान यह है कि 2029-30 तक यह बढ़कर 210% हो जाएगा। 210%। हाँ, मतलब क्षमता से 2 गुने से भी ज्यादा। यही वो बिंदु है जहां बात सिर्फ पटरियां बिछाने से आगे निकल जाती है। 210% का अनुमान एक बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि योजना बनाने वाले सिर्फ आज की भीड़ को नहीं देख रहे हैं, बल्कि वे भविष्य में इस क्षेत्र में एक जबरदस्त उछाल की उम्मीद कर रहे हैं। ये एक तरह का दाव भी है। दाव। हाँ, अगर ये अनुमान सही निकला तो ये प्रोजेक्ट एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, जो सिर्फ यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि पूरे शेखावाटी क्षेत्र में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे छोटे-मोटे कारोबारों को नई जान देगा। लेकिन अगर ये अनुमान बहुत ज्यादा आशावादी निकला तो क्या हम एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश कर रहे हैं जिसका शायद उतना इस्तेमाल ही ना हो? ये एक वाजिब सवाल है। हर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ये जोखिम होता है। लेकिन यहाँ धार्मिक पर्यटन का एंगल इसे थोड़ा सुरक्षित बनाता है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो आर्थिक उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। अच्छा। फिर भी असली चुनौती ये होगी कि क्या रेलवे सिर्फ ट्रैक बनाकर रुक जाएगा या फिर स्टेशनों को आधुनिक बनाने, कनेक्टिविटी सुधारने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने पर भी उतना ही ध्यान देगा। हाँ, क्योंकि सिर्फ ट्रैक बना देना काफी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। सही बात है। तो एक तरफ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए लोगों को धार्मिक और आर्थिक केंद्रों से जोड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक और जरूरी कनेक्शन पर भी भारी निवेश किया जा रहा है, और वो है लोगों का अपने स्वास्थ्य और कल्याण से कनेक्शन। बिल्कुल। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो आंकड़ा सामने आया है वो वाकई बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। स्वास्थ्य के लिए 32,526 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो पिछले बजट से 53% ज्यादा है। 53%। देखिए, बजट में नंबर सिर्फ नंबर नहीं होते, वे सरकार की प्राथमिकताएं बताते हैं। 5 या 10% की बढ़ोतरी तो सामान्य होती है, लेकिन 53% का उछाल एक बहुत बड़ा नीतिगत संकेत है। ये बताता है कि सरकार स्वास्थ्य को अब सिर्फ एक जरूरी सेवा नहीं बल्कि अपने विकास मॉडल का एक केंद्रीय स्तंभ मान रही है। इससे थोड़ा और खुलते, ये पैसा जाएगा कहाँ? कुछ खास योजनाओं का जिक्र है, जैसे जयपुर के जेके लोन अस्पताल में 500 बिस्तरों वाला एक नया आईपीडी टावर बनेगा। और यहाँ हमें रुककर आईपीडी का मतलब समझना होगा। आईपीडी यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी जहां मरीज भर्ती होते हैं। जी, इसका सीधा मतलब है कि अब अस्पताल में ज्यादा मरीजों को भर्ती करके इलाज दिया जा सकेगा। ये खास तौर पर बच्चों के अस्पताल के लिए बहुत बड़ी बात है, जहां अक्सर बिस्तरों की कमी रहती है।
और इसके अलावा एक सशक्त इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम बनाने की भी बात है, जिसका लक्ष्य शिशु मृत्यु दर को कम करना है। जी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सशक्त इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, ये एक बहुत भारी भरकम शब्द है। जमीन पर इसका मतलब क्या होगा? क्या ये सिर्फ कुछ नई एम्बुलेंस खरीदने तक सीमित रहेगा? क्योंकि राजस्थान जैसे बड़े राज्य में दूर दराज के गांवों तक पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। चुनौती क्रियान्वयन की ही है। एक प्रभावी सिस्टम का मतलब है एक सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर, जीपीएस लगी एम्बुलेंस, ट्रेन्ड पैरामेडिक्स और सबसे जरूरी, अस्पतालों के बीच एक रियल टाइम कम्युनिकेशन नेटवर्क। बिल्कुल, ताकि मरीज को सीधे उस अस्पताल ले जाया जाए जहां उसका इलाज हो सकता है, न कि उसे एक से दूसरे अस्पताल घुमाया जाए। सही। 53% की बजट बढ़ोतरी इसी तरह के जटिल लेकिन जरूरी सिस्टम को बनाने के लिए जरूरी पूंजी देती है। लेकिन हाँ, पैसा होना पहली शर्त है, सफलता की गारंटी नहीं। और ये निवेश सिर्फ बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों तक ही नहीं है। नहीं, सामाजिक कल्याण की कुछ योजनाएं भी हैं जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी हैं, जैसे नंदघर योजना। हाँ, इसके तहत 7,500 आंगनवाड़ियों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिस पर 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प योजना है। ये मानती है कि स्वास्थ्य सिर्फ इलाज नहीं है, बल्कि उसकी शुरुआत सही पोषण और शुरुआती देखभाल से होती है। आंगनवाड़ियां हमारे समाज की नींव है। उन्हें नंदघर के रूप में आधुनिक बनाने का मतलब है बेहतर इमारत, साफ सफाई, बच्चों के लिए खेलने का सामान और डिजिटल लर्निंग टूल्स। ये तो सीधे तौर पर बच्चों के शुरुआती विकास और कुपोषण से लड़ने की कोशिश है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी मैं वही सवाल पूछूंगा, 225 करोड़ रुपए 7,500 सेंटरों के लिए, तो हर सेंटर पर लगभग 3 लाख रुपए हुए। हाँ, क्या 3 लाख रुपए में एक आंगनवाड़ी का कायाकल्प हो सकता है, या ये सिर्फ दीवारों पर नया पेंट और कुछ खिलौने खरीदने जैसा सतही बदलाव बनकर रह जाएगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणना है। देखिए, 3 लाख रुपए में शायद एक अत्याधुनिक प्री स्कूल न बन पाए, लेकिन अगर इस पैसे का सही इस्तेमाल हो तो बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सकता है। जैसे पक्का ढांचा, साफ शौचालय, पीने का पानी और एक छोटा सोलर पैनल, जो आज भी कई जगहों पर नहीं है। अच्छा। यहाँ सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह पैसा कैसे खर्च होता है। क्या यह सिर्फ निर्माण पर लगेगा या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग और लर्निंग मटेरियल पर भी? मतलब योजना अच्छी है, लेकिन इसका असर इसके क्रियान्वयन के विवरण में छिपा है, हमेशा की तरह। और सामाजिक कल्याण की बात करें तो एक और बहुत ही लक्षित घोषणा है जो सीधे आदिवासी समुदायों से जुड़ी है। हाँ, और ये 2 हिस्सों में है। पहला, बांसनाड़ा और उदयपुर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाएंगे। प्रोसेसिंग सेंटर? जी। इसका मतलब है कि आदिवासी युवा आंवला, शहद, महुआ जैसे जंगल के उत्पादों को इकट्ठा करके सिर्फ बेचेंगे नहीं, बल्कि उन्हें प्रोसेस करके जैम, जूस या दूसरे मूल्यवान उत्पाद बना सकेंगे। तो ये रॉ मटेरियल सप्लायर की भूमिका से निकालकर उन्हें प्रोड्यूसर बनाने की एक कोशिश है। बिल्कुल, ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है। और दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा और भी सीधा है। ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब डीबीटी योजना है। अच्छा, सीधे खाते में पैसा? जी। 12 जिले की सहरिया और खेरवा और उदयपुर की कथोड़ी जनजाति के परिवारों की महिला मुखिया के खाते में हर महीने 1,500 रुपए सीधे भेजे जाएंगे। 1,500 रुपए महीना? इससे करीब 38,000 परिवारों को फायदा होगा। इससे एक बहस शुरू होती है, क्या ये असली सशक्तिकरण है या फिर लोगों को सरकारी सहायता पर निर्भर बनाने का एक तरीका? ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा सवाल है। आलोचक कहेंगे कि एक तरह की मुफ्त की रेवड़ी है। लेकिन अगर हम इन समुदायों की आर्थिक स्थिति को देखें, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर है, तो उनके लिए 1,500 रुपए महीना बहुत बड़ी रकम है। हाँ, ये भी है। और ये पैसा महिला के हाथ में जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य या पढ़ाई पर खर्च होगा। ये तत्काल राहत देता है। तो ये एक सामाजिक सुरक्षा जाल की तरह है? हाँ, कह सकते हैं। लंबी अवधि का समाधान तो रोजगार और शिक्षा ही है, लेकिन जब तक वो नहीं होता, तब तक इस तरह की सीधी मदद काम करती है। तो अब तक हमने देखा कि सरकार पटरियां बिछा रही है, अस्पताल बना रही है और सीधे लोगों के खाते में पैसे भी डाल रही है। लेकिन इन सब का राज्य की बड़ी आर्थिक तस्वीर पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए अब आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जरूर। और यहाँ हमें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने को मिलती है। अच्छा। सबसे पहले GSVA के आंकड़ों को समझते हैं।
GSVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसे समझने का आसान तरीका है? ये हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था के 3 बड़े हिस्से खेती, उद्योग और सेवाएं असल में राज्य की कुल कमाई में कितना वैल्यू जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, यह जीडीपी जैसा ही है, लेकिन सेक्टर वाइज तस्वीर ज्यादा साफ दिखाता है। ठीक है, तो ये GSVA के आंकड़े क्या कहते हैं? अगर हम स्थिर मूल्यों पर देखें, यानी महंगाई के असर को हटाकर असली ग्रोथ देखें, तो सेवा मतलब सर्विसेज क्षेत्र का हिस्सा सबसे बड़ा 46.46% है और ये लगातार बढ़ रहा है। और बाकी दो? कृषि का हिस्सा 25.33% है, जो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन सबसे ध्यान खींचने वाली बात उद्योग यानी इंडस्ट्री क्षेत्र की है। उसमें क्या है? उसका हिस्सा 28.21% पर बिल्कुल टिका हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक मिनट, उद्योग क्षेत्र का हिस्सा बिल्कुल नहीं बदला जबकि सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? यही इस पूरी आर्थिक कहानी का सबसे अहम मोड़ है। उद्योग क्षेत्र का स्थिर रहना जबकि सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है एक चिंताजनक संकेत हो सकता है। चिंताजनक? क्यों? यह दिखाता है कि राजस्थान शायद सर्विस लेड ग्रोथ के जाल में फंस रहा है। मतलब अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, लेकिन यह बढ़त IT, पर्यटन, बैंकिंग जैसी सेवाओं की वजह से है, न कि मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रियों की वजह से। लेकिन इसमें समस्या क्या है? सर्विस सेक्टर में भी तो नौकरियां बनती हैं। बिल्कुल बनती हैं, लेकिन सवाल है कि कैसी नौकरियां। सर्विस सेक्टर अक्सर उच्च कौशल वाली नौकरियां बनाता है जो शहरों में केंद्रित होते हैं, जबकि उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बड़े पैमाने पर कम कौशल वाले लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है। जब उद्योग क्षेत्र स्थिर हो जाता है तो इसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता कम हो रही है। मतलब ये विकास समावेशी नहीं रह जाता। हाँ, और ये शहरी, ग्रामीण या अमीर गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर सकता है। क्या ये विकास सबको साथ लेकर चल रहा है? ये आंकड़ा उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और आपने स्थिर मूल्यों की बात की थी। प्रचलित मूल्यों यानी करंट कीमतों पर क्या तस्वीर है? क्या वो अलग है? प्रचलित मूल्यों पर भी रुझान लगभग वही है। सेवा क्षेत्र का हिस्सा और भी ज्यादा 47.71% है, लेकिन असली कहानी स्थिर मूल्यों में ही छिपी है। वो कैसे? देखिए, प्रचलित मूल्यों में महंगाई भी शामिल होती है, तो हो सकता है कि किसी चीज का उत्पादन ना बढ़ा हो, बस उसकी कीमत बढ़ गई हो और हमें लगे कि सेक्टर बढ़ रहा है। अच्छा। लेकिन स्थिर मूल्य जो 2011-12 की कीमतों पर आधारित है, हमें उत्पादन की असली मात्रा में हुई बढ़त दिखाते हैं और उन असली आंकड़ों में उद्योग क्षेत्र का योगदान इंच भर भी नहीं हिला है। ये तो वाकई खतरनाक संकेत है। हाँ, कि राज्य की औद्योगिक मशीनरी या तो जाम हो गई है या बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। एक तरफ रिंग सीकर रेल लाइन जैसे प्रोजेक्ट हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। जी। दूसरी तरफ स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर रिकॉर्ड तोड़ खर्च हो रहा है जो लोगों की जिंदगी को सीधे छूने की कोशिश है। और इन सबके बीच एक आर्थिक हकीकत है जहां सर्विस सेक्टर तो उड़ रहा है लेकिन उद्योग का इंजन वो ठंडा पड़ा है। बिल्कुल, और ये हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस लाता है कि राजस्थान वेलफेयर स्टेट बनने पर जोर दे रहा है या इकोनॉमिक पावर हाउस? हाँ, ऐसा लगता है कि सरकार दोनों नाव पर एक साथ सवारी करने की कोशिश कर रही है। वो स्वास्थ्य और सीधी मदद के जरिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल बनाना चाहती है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन साथ ही अगर अर्थव्यवस्था का औद्योगिक पहिया नहीं घूमा तो इस कल्याणकारी खर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है। तो आज की इस पड़ताल से एक बात साफ है, घोषणाएं और आंकड़े कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं, असली परीक्षा जमीन पर होगी। हाँ, और यहाँ हमारी सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात है, बजट के ये बड़े आवंटन और आर्थिक बदलाव उन लोगों के जीवन को असल में कैसे छुएंगे जिनके लिए ये बनाए गए हैं। असली सवाल ये नहीं है कि बजट में कितने करोड़ रखे गए। असली सवाल ये है कि क्या ये दो अलग अलग रास्ते, एक जो कल्याण पर केंद्रित है और दूसरा जो एक आधुनिक सेवा अर्थव्यवस्था पर, कभी सच में मिलकर एक ऐसा विकास मॉडल बना पाएंगे जो सबके लिए हो? उस आदिवासी महिला से लेकर जिसके खाते में 1500 रुपए आते हैं, उस श्रद्धालु से लेकर जो नई ट्रेन लाइन पर सफर करेगा, और उस युवा से लेकर जिसे फैक्ट्री में नौकरी की उम्मीद है, क्या इन सब की उम्मीदें एक साथ पूरी हो सकती हैं? यही राजस्थान के भविष्य का सबसे बड़ा सवाल है।